नमस्कार दोस्तों, रोहित है यार। ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाला जो सीरीज़ है, ये शॉर्ट सीरीज़ है। तो इसमें हम लोगों का कोशिश ये रहता है, जैसा मुझे डायरेक्शंस मिला है कि 20 मिनट के अंदर इसको आपको ख़त्म कर देना है। तो 20 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मेरा स्वभाव तो उस तरह का नहीं है, पर कोशिश करेंगे, देखिए कहाँ तक सफल होते हैं, क्योंकि आपका समय महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर कुछ भी मेल करना होगा तो आप फील फ्री टू शूट अ मेल ऑन दिस ईमेल आईडी। दिस इज आवर ऑफिशियल आईडी। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि मिथिला पेंटिंग जो है किससे संबंधित है, किस जिला से इज मेनली, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड मेनली, मुख्य रूप से, है ना। तो मेनली किस जिला से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर मधुबनी है। जान से ऊपर में दरभंगा ऑप्शन दिया हुआ है कि दरभंगा से आप थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज कर जाएं और गलत टिक कर दें, पर मुख्य रूप से बात हो रहा है। तो जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग को ही आप मिथिला पेंटिंग काइंड ऑफ कहते हैं। दरभंगा जो है, दरभंगा अभी इसलिए ऑप्शन में न्यूज़ में रहा है कि दरभंगा में एक सेंटर बना है जिसको आप कहते हैं मखाना सेंटर, आपको जिसको आप अंग्रेजी में फॉक्सनट बोलते हैं। मखाना सेंटर कहाँ बन रहा है? दरभंगा में। आपको पता है कि मखाना को, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, अभी तुरंत मिला हुआ है जीआई टैग। जो मधुबनी पेंटिंग है, इसकी एक बहुत बड़ी नाम है, उनका नाम है दुलारी देवी। और ये जो दुलारी देवी हैं, इनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, मधुबनी के जिला के बारे में अगर थोड़ा सा आप और डेल्व करें तो यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर अभी एक मॉडल बहुत न्यूज़ में है। उस मॉडल का नाम है सुखेत मॉडल। इस मॉडल के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं, पर सुखेत मॉडल में क्या है कि ये जो पूरा कंसेप्ट ऑफ द सुखेत मॉडल है, गजब का कॉन्सेप्ट है और प्रधानमंत्री जी इसकी चर्चा किए हैं। सुखेत एक गांव है मधुबनी जिला में। तो इस सुखेत मॉडल में क्या होता है कि जो गांव के लोग हैं वो अपना कचरा को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जैसे जो भी अपना सॉलिड वेस्ट है, आप मानते हैं कि कटहल का सब्जी बनाए तो उसका जो कवर है, गोभी का सब्जी बनाए, उसको इकट्ठा करते हैं। उस इकट्ठे को कलेक्ट किया जाता है गार्बेज को, एंड दैट गार्बेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वर्मी कंपोस्ट। और इस वर्मी कंपोस्ट को ऑनलाइन या ऐसे भी बेचा जाता है। और इसके बदले में गांव वालों को क्या बेनिफिट हो जाता है? आप जब कचरा देते हैं, काउडंग वगैरह देते हैं, तब इसके बदले में आपको एलपीजी सिलेंडर दे दिया जाता है। पर ये जो मॉडल है, ये मॉडल का फादर किसको कहा जाता है, जनक किसको कहा जाता है? उनका नाम है रमेश चंद्र श्रीवास्तव। ही इज द वाइस चांसलर ऑफ राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर, जिसके रेख देख में, जिसके मॉडल पे ये काम चल रहा है। तो फिर लंबा हो जाएगा, है ना, फिर अननेसेसरी 20 मिनट पे नहीं हो पाएगा। तो सुखेत मॉडल मधुबनी से रिलेटेड है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ एट प्रेजेंट? बहुत लोग, आप लोग जी सतीश रेड्डी जी को मारेंगे, पर अभी डॉक्टर समीर वी कमात जी बन चुके हैं, आईआईटी खड़गपुर के एलुमनी हैं। और दूसरी बात, जी सतीश रेड्डी साहब जो हैं, नाउ ही इज़ द साइंटिफिक एडवाइजर टू द ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री जी राजनाथ बाबू के साइंटिफिक सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं। समीर वी कमात साहब जो हैं, मटेरियल साइंस के जो एटम्स हैं, किस तरह का लैटिस स्ट्रक्चर होता है, बीसीसी लैटिस है, एफसीसी लैटिस है, किस तरह का क्रायोजेनिक इंजन्स होता है, देश के महारथी व्यक्ति हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। और इनके आने से डीआरडीओ और सशक्त होगा, सक्षम होगा। ये जो रुचिरा कंबोज जी का नाम है, इसलिए ऑप्शन में डाला गया है कि हाथों हाथ आपको बताते चलूं कि रुचिरा कंबोज जी जो है, इंडियन फॉरेन सर्विस जो एग्जाम होता है यूपीएससी के मार्फत, 1987 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं। एंड शी इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। बीपीएससी को इससे बहुत मोहब्बत है, बहुत प्रेम है, लगातार पूछ रहा है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। ये है रुचिरा कंबोज। मनोज पांडे जी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपको पता होना चाहिए, कुछ आप भी मेहनत कर लीजिए भाई। ये लड़का है सूर्यांश कुमार ऑफ द बिहार। किस जिला के हैं सूर्यांश भाई? जो सूर्यांश भाई हैं, ये बहुत कारगर लड़का है भाई, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है सूर्यांश। ठीक है, लिच्ची शहर का रहने वाला है, मुजफ्फरपुर का। 13 साल की आयु है और भाई जो है 56 कंपनी का मालिक है। मतलब आप समझ सकते हैं, 56 कंपनी का मालिक है। और हम और आप जो है हिंदू पलट रहे हैं, लगातार धकाधक हिंदू पलट रहे हैं, और 56 कंपनी का मालिक हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्त कि जो 56 कंपनी में एक साइट का जो मालिक है, उसका नाम है
शादीकीजिए.com। अगर नहीं पढ़िएगा और पीटी में जब फेल कर जाइएगा तो जान पहचान में तो कोई आदमी आपको लड़की देगा नहीं, क्योंकि लड़की को तो वह कम से कम शिक्षा मित्र से शादी कर देगा, कुछ नहीं तो बिहार सरकार से लड़के वो 30,000 रुपया कमा लेगा, जो नया नया सब मास्टर बना है 30,000 रुपया कमा लेगा। आप क्या करिएगा? गर्लफ्रेंड आपसे शादी करेगी नहीं, क्यों करेगी? बेरोजगार से कौन करेगा? अब पूरा गांव और जवाब में बोलते रहिए कि 2 बार इंटरव्यू दिए, 5 बार इंटरव्यू दिए, कोई पूछता है जी सबका? देखो, लोग इसमें इंटरेस्टेड है कि जो आपका नाव है वह किनारे, कश्ती किनारे पर पहुंची कि नहीं पहुंची। ब्याह शादी बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो सूर्यांश भाई मदद कर सकता है शादीकीजिए.com पर। और सूर्यांश भाई एंटरप्रेन्योर है और 56 कंपनी का मालिक है। बताइए, नंबर ऑफ द टाइगर्स एज पर द लास्ट टाइगर सेंसस रिपोर्ट इन बिहार इज, द करेक्ट आंसर इज, जो लास्ट टाइगर सेंसस की बात हो रही है तो हर 4 साल पे एनटीसीए करता है, तो 31 है बिहार में, ये पहले भी बता चुके हैं। पर मेरा मकसद ये नहीं था कि इसके क्वेश्चन इसलिए स्टेट कर दिया जाए, इसलिए स्टेट कर दिया जाए कि अभी एक इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो अपने साहब हैं, वो अभी उन्होंने कहा कि बिहार में नंबर ऑफ द टाइगर्स हैं 67। अब पता नहीं क्वेश्चन क्या घुमा के पूछ ले, हम आपको केवल 31 बता के रखे हैं और पूछ ले कुछ और। देखिए, जो रिसेंट जो हर 4 साल पे होता है तो 2967 2018 के डेटा के हिसाब से देश में 2967 टाइगर हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? कर्नाटक में है कि मध्य प्रदेश में है, ये बताइए। अब ये हम पहले आपको बता चुके हैं, एक जगह 526 है, एक जगह 524 है, ये अब आप बताइएगा, इतना हम आपको नहीं बताएंगे। अब बिहार में अपना 31 टाइगर्स हैं। अकेला टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व बनने की बात कहाँ है? कैमूर टाइगर रिजर्व। जो टाइगर डे होता है वो 29 तारीख को मनता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 29 जुलाई को है कि 29 जून को है। इस बार का थीम क्या है? इंडिया लॉन्चेज द प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, ये इसका थीम है। और इसी समय टाइगर का जब होता है, जो टाइगर डे पर बिहार के इन्वायरमेंट मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि बिहार इज नाउ हैविंग द 67 टाइगर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है बिहार के इन्वायरमेंट मिनिस्टर के साथ का भी है और बिहार का इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का भी है, मतलब पूरे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का है। जैसे कि उनका ये कहना है कि जो पटना जू है उसमें 4 सेवक हैं, मतलब इनके कब्स हैं। उसके बाद जो राजगीर जू सफारी जहां पर चल रहा है वहां पर 2 टाइगर हैं। फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में है। तो अगर मानते हैं कुछ क्वेश्चंस को टिल्ट किया, अगर टाइगर सेंसस के हिसाब से पूछा तो 31 करिएगा, नहीं तो जो रिसेंट डेटा जो एक तरह से अधिकृत डेटा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है वो है 67। ऑब्जेक्टिव केवल इस क्वेश्चन का ये था कि मैं आपको बता दूं कि 31 के लिए भी तैयार रहिएगा और 67 के लिए भी तैयार रहिएगा। शेप ऑफ बिहार इज, अगर नहीं करोगे तो हम जहर खा के मर जाएंगे, है ना। बहुत बात बताए हैं, है ना। रेक्टेंगुलर शेप का है, मोटा मोटी यूं है। हमको तो मैप बनाने भी नहीं आता, ऐसे आपको बताते हैं। तो मोटा मोटी नहीं हो गया, अब इसको हम नहीं बताएंगे कुछ। विच डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू बी डेवलप्ड एज एन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक हब इन बिहार। दोस्त, अगर नहीं करोगे ना तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लोग बहुत ही सीरियस डिस्कशन करते हैं और ये क्वेश्चन छपा हुआ आपको मिलेगा। बेगूसराय में हम लोग बिहार का इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने वाले हैं। पर प्रश्न उठता है कि बेगूसराय को ही क्यों चुना गया है इलेक्ट्रॉनिक हब के लिए। मोटा मोटी आप देखिए तो यहाँ पर 300 करोड़ रुपया निवेश करने की बात हो रही है और मोटा मोटा 200 एकड़ एरिया जो है बियाडा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ईयरमार्क कर लिया है। क्षेत्रफल मतलब जमीन को प्लग एंड प्ले मॉडल है। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब क्या है कि सरकार आपको जमीन दे देगी, मेन जमीन अधिग्रहण में दिक्कत होती है, आप आइए इंडस्ट्री लगाइए और काम को स्टार्ट कर लीजिए। पर बेगूसराय को क्यों चुना गया? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पावर की ज़रूरत। तो आपको पता है कि जब पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो वहीं पर एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी है, थर्मल पावर प्लांट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर बरौनी थर्मल है और वहीं पर बरौनी रिफाइनरी है। दूसरी बात, उसका प्रॉक्सिमिटी कोलकाता वाला पोर्ट से भी बहुत नज़दीक हो जाता है। आप उसका लोकेशन देखिएगा तो पटना से भी नज़दीक है। तीसरा महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर बहुत पहले से बरौनी थर्मल वगैरह है, तो यहाँ पर एमएसएमई का ग्रोथ बहुत अच्छा है। जो एमएसएमई का ग्रोथ बहुत अच्छा है, मध्यम लघु उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बहुत अच्छा है। अगर आप एग्जैक्ट नंबर पूछे तो 31,369 एमएसएमई रजिस्टर्ड है बेगूसराय में। तो जो नया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनेगा तो उसको कल पुर्जा वगैरह बनाना होगा, तो ऑलरेडी दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पूल ऑफ द एमएसएमई सेक्टर विच कैन कम टू देयर रेस्क्यू एंड दे कैन कंट्रीब्यूट
इन डेवलपिंग दिस एज एन इलेक्ट्रॉनिक हब। बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर अगर आप एजुकेशन देखेंगे तो बहुत टॉप लिस्ट पर रहा है एजुकेशन में बेगूसराय, इसलिए भी एक कारण है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि गिरिराज बाबू का क्षेत्र है ना, तो गिरिराज सिंह का है, जो पासपोर्ट मंत्री हैं, जो विदेश भेजते हैं पाकिस्तान वगैरह, तो उनका भी क्षेत्र है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे ना तो इसमें बेगूसराय में और क्या महत्वपूर्ण है यार, बेगूसराय में बताइए, कवरताल बेगूसराय में है ना, कवरताल लेक वगैरह, ठीक है। हम लोग अब विषयांतर हो जाएंगे फिर, है ना, तो इतना काफ़ी रहेगा, तो है ना, तो इससे आप देख लीजिएगा। विच एयरपोर्ट इज गोइंग टू बिकम द स्मार्ट एयरपोर्ट ऑफ द बिहार बाई 2024, इसके लिए हम सॉरी हैं, ऑप्शन हम अच्छे से नहीं सेट कर पाए, थोड़े से हड़बड़ी में थे, मेट्रो में थे, वहाँ पर सेट कर रहे थे, तो पटना होगा इसका आंसर यार, वो गलती से हम नहीं डाल पाए। तो पटना वाला जो एयरपोर्ट है ना, इसको बेस्ट एयरपोर्ट बनाने के लिए, मतलब मल्टीप्लेक्स भी होगा, सब कुछ होगा, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे जीएमआर वगैरह देखिए तो कितना अल्ट्रा मॉडर्न है, तो पटना का एयरपोर्ट जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी पर बेस्ट है, और इसको 2024 तक अल्ट्रा मॉडर्न एयरपोर्ट बनाने का एकदम सपना रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। ई है पर माफ़ कर दीजिएगा, ऑप्शन नहीं अच्छे से कर पाए। तिलक स्वराज फंड इज रिलेटेड टू, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नन कॉपरेशन मूवमेंट, तिलक स्वराज फंड। आपको पता है कि जब गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं तो 1 अगस्त 1920 को, शायद 1 अगस्त ही था, हाँ 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का देहांत हो जाता है। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि नन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए भी बहुत सुपर डुपर हिट होता है कि जब तिलक जी का देहांत होता है तो ऑलरेडी जो लोग हैं अपने दुकान को बंद कर देते हैं एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। जब लोग दुकान को बंद कर देंगे तो लोग क्या हो गए, फ्री हो गए, और गांधी जी उसी दिन नन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। तो दुकान ऑलरेडी बंद, किसके चलते, तिलक जी के सम्मान में, लोग हो गए फ्री। जब लोग हो गए फ्री तो लोग नन कॉपरेशन मूवमेंट में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और नन कॉपरेशन मूवमेंट सफल हो जाता है। गांधी जी का टारगेट होता है कि हम एक तिलक स्वराज फंड बनाएंगे। उस तिलक स्वराज फंड में जो नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कोई रोजगार, मतलब किसी को रोजगार प्रदान करना, या फिर आपने बॉयकॉट कर दिया है किसी को हेल्प करना, उसके लिए फंड इकट्ठा होता है तिलक स्वराज फंड, जिसका 1 करोड़ रुपया टारगेट होता है। 37.5 लाख रुपया के आसपास केवल बॉम्बे से आ जाता है, इससे गांधी जी इसको कहते हैं ब्यूटीफुल बॉम्बे। और जो एनसीएम के समय जो तिलक स्वराज फंड का जो जिम्मा दिया गया, जिसका वो काम कर रहे थे बिहार में, उनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। एक इस पर बहुत डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में काम कर रहे थे, और किस एरिया में काम कर रहे थे, शाहाबाद वाला बेल्ट में। एनसीएम के समय स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिसको आप किसान प्राण, हमने वीडियो में बता रखा है, जो नए लोग हैं जाकर आप देख लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का पूरा वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पर, और बहुत ही शानदार वो एक सीरीज है। इनको किसान प्राण कहा जाता है, और इन्हीं को तिलक स्वराज फंड का जिम्मा दिया जाता है, और शाहाबाद वाला रीजन में ये उसको कलेक्ट करते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द रिवोल्यूशनरी थॉट, इसमें हम कुछ नहीं बताने वाले हैं, करेक्ट आंसर इज बिपिन चंद्रपाल, ये बताया हुआ है। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एट द ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे बाय द इंडियन नेशनल आर्मी एंड द फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती का विरोध हो जाएगा कांग्रेस पार्टी से, क्यों होगा हम अभी वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें बताएंगे। देखिए क्या होगा कि जब 1935 एक्ट के तहत जब चुनाव होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जब चुनाव होगा, तो कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, तो ये भी चुनाव लड़ जाएंगे, किसान सभा वाले लोग भी चुनाव लड़ जाएंगे कांग्रेस के खिलाफ। पर कितना सीट आएगा, पूरे बिहार में इनको 0 सीट आएगा। कौन पूछ रहा है इनको, तुम खूब बड़ा नेता बने हुए हो, सब लोग बड़ा नेता बना हुआ है। पर याद रखिएगा, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरा भारत है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेहरा है महात्मा गांधी, उनके खिलाफ तुत्ती नहीं बोलता है। अरे वो इतने बड़े चेहरा है कि सुभाष चंद्र बोस को जीता हुआ चीज को छोड़कर भागना पड़ा और इंडियन नेशनल आर्मी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ा। वो अलग बात है, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, गांधी जी गलत कर सकते हैं, पर मेरा ये कहने का मतलब है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारत, और भारत मतलब गांधी जी। उस समय किसान सभा कहता है कि हम आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और किसान सभा को 0 सीट मिलता है। इनको लगता है कि किसानों में मेरी पैठ बहुत अच्छी है, किसान सभा को 0 सीट मिलता है। देखिए 19 अप्रैल 1940 के समय स्वामी सहजानंद सरस्वती अरेस्ट हो जाएंगे, तो किसान सभा वाला लोग जो है इसको स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाएगा। पर
जो इंडियन 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय अगर आप देखिएगा तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय स्वामी सहजानंद सरस्वती एक्टिव हो जाएंगे और क्विट इंडिया के समय 28 अप्रैल को अरेस्ट हो जाते हैं। जब 28 अप्रैल को अरेस्ट होते हैं तो ऑल इंडियन नेशनल आर्मी और फॉरवर्ड ब्लॉक इसको जो है स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाता है। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी का ये स्टेटमेंट है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि स्वामी सहजानंद सरस्वती इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ही इज टुडे द आइडियल ऑफ द मासेस एंड द हीरो ऑफ द मिलियंस। ये सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट है जब वो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय अरेस्ट हो जाते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसके बारे में हम बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। और कुछ लोग जो रंगीन टाइप के आदमी हैं तुम्हारे लिए 14 फरवरी डेट दे दिए हैं कि टिक कर देना, है ना। कुछ नहीं समझ में आया तो एक तो डेट अपना पता है ना भाई, 14 फरवरी वाला, उसको नहीं छोड़ना है। अगर नहीं पता रहे तो वही तुक्का मार दो। शिंजो एबे was given which award or the title in India? देखिए इनको पद्म विभूषण मिलता है और पद्म विभूषण भारत के बहुत परम मित्र रहे हैं और इनको पद्म विभूषण मिलता है मेरे दोस्त। जो पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हम लोग के लिए हमारे देश में, अपने देश में, और 2021 में शिंजो अबे साहब को मिलता है। बार बार अगर आप क्वेश्चन का नेचर देखें तो पूछ रहा किस पार्टी के हैं। जैसे बीपीएससी एओ वाला एग्जाम में पूछता है कि यूके वाला जो है बोरिस जॉनसन किस पार्टी के हैं, तो इनके पार्टी का नाम है, अगर अभी इनका देहांत हुआ है, और जापान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। एकदम चांस है कि आपसे पूछ ले, इनका भी देहांत हुआ है। ये अपने आप में देखें तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और ये एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं एबेनॉमिक्स। एबेनॉमिक्स कंसेप्ट क्या है आपको पता है कि जापान का जो सिस्टम है वो मंदी में चला गया था। जापान में मंदी चला जाता है तो ये क्या कहते हैं, एक नया कंसेप्ट लेकर आते हैं एबेनॉमिक्स। और जब मंदी में जाते हैं तो इनका जो कंसेप्ट है एबेनॉमिक्स का वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब क्या होता है, आप कॉरपोरेट टैक्स को कम कर दीजिए, आप लैंड एक्विजिशन को आसान कर दीजिए, आप प्लग एंड प्ले मॉडल को स्टार्ट कर दीजिए, जमीन अधिग्रहण आप ऐसा एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर इंडस्ट्रीज के लिए बनाइए कि इंडस्ट्री को लगाना आसान है। दीज आर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। टैक्स में रिफॉर्म करिए, सिंगल विंडो सिस्टम कर दिए, दीज आर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इज मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब अगर मानते हैं कि लोगों को 5% पर सूद मिल रहा है तो इनका कहना था कि लोग को 1% पर सूद देना स्टार्ट करिए। जब सस्ता सूद मिलेगा तो लोग निवेश करेंगे और जब निवेश करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था डिप्रेशन से निकल जाएगी, स्टैगफ्लेशन से निकल जाएगी, आर्थिक मंदी से निकल जाएगी। फिजिकल स्टिमुलस की बात करते हैं। देखो फिजिकल स्टिमुलस का मतलब होता है कि सरकार ज़्यादा खर्च करेगी। सरकार ज़्यादा खर्च करेगी तो क्या होगा, जब सरकार ज़्यादा खर्च करेगी तो आपको जीडीपी वाला चक्कर में हमने बता रखा है कि 4 चक्का होता है। उस सरकार में क्या होता है, सी होता है, आई होता है, जी होता है, एनएक्स होता है। एनएक्स अपने यहाँ हमेशा पॉजिटिव होता है। गवर्नमेंट अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, कहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, पुलिया बनाएगा, रेल बनाएगा। जब निवेश करेगा तो गवर्नमेंट मानते हैं कि पुल बनाएगा तो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, छड़ की जरूरत पड़ेगी, और भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो इसी को कहते हैं कि सरकार जो है अपने हाथ में स्टीयरिंग को पकड़ ले और चलाना स्टार्ट करे। अपने देश में भी यही हो रहा है। इसी को आप कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब है सरकार खर्च तो करे पर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में करे, कैपिटल बिल्ड करे, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे, ना ही कि आपको और हमको सैलरी देने में सारा पैसा खर्च कर दे। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो एबेनॉमिक्स कहता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करिए, ये शिंजो एबे का आइडिया था। इजी मॉनेटरी पॉलिसी करिए, बिल्कुल सस्ते दर पर लोन दीजिए, फिजिकल स्टिमुलेशन करिए। अगर कॉरपोरेट उद्योग पैसा नहीं लगा रहा है तो सरकार को पैसा लगाना चाहिए और इस तरह से आप अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कि कौन इसका पार्ट नहीं है। हाई कॉरपोरेट टैक्स कर दीजिएगा तो गलत है, वो कॉरपोरेट टैक्स को कम करने की बात करते हैं। बाकी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे हमने पूरा जो कटिंग है उनके वेबसाइट से हमने लिया है। मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करना है, फिजिकल स्टिमुलस प्रदान करना है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स प्रदान करना है ना। कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सिंगल सिस्टम की बात करते हैं। देखिए ये एग्जाम में एकदम 100% क्वेश्चन आना ही आना है। और याद रखिएगा नैन्सी पेलोसी भी खूब न्यूज़ में रही है। नैन्सी पेलोसी किस देश की है, वो यूनाइटेड स्टेट्स की स्पीकर है। अभी ताइवान गई थी जिसके चलते ताइवान और चाइना में बड़ा विरोध हुआ, यूएस का भी बड़ा विरोध हुआ। पर इसका करेक्ट आंसर है केतांजी ब्राउन जैक्सन। बताइए अमेरिका को कितना वर्ष लग गया, जो हम लोग को नस्लवाद पर ज्ञान देता है, जो रेशियलिज्म पर
ज्ञान देता है उसको एक 200 साल लग गए तब जाकर एक अफ्रीकन मूल की महिला को आप अपने टॉप जगह में, टॉप कोर्ट में आप जगह देते हैं। हमसे आप क्या बात करिएगा, हम लोग से आप क्या बात करिएगा। हम लोग का तो गंगा जमुनी तहजीब है ना। हम लोग तो कब मतलब महिला को भी बना पाते हैं, सबको बना पाते हैं। प्रतिभा पाटिल तो बहुत पहले बन चुकी थी, है ना, वो राष्ट्रपति बन चुकी थी। अभी आदिवासी महिला जो है हमारे देश की नेतृत्व करता है। तो इस तरह से हम लोग उतने रेशियल नहीं है जितना वहाँ की सोसाइटी है। वो ज्ञान देता है, वो अलग बात है। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा और इस चीज़ को याद रखिएगा कि तांजी ब्राउन जैक्सन इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, नैन्सी पेलोसी किस पार्टी की हैं? डेमोक्रेट हैं, ठीक है। और ये जो है ना, जो बिडेन का ये इलेक्शन के जो कैंपेन करते हैं उनमें उनका ये एक तरह से जो नहीं घोषणा पत्र था कि हम जो अफ्रीका मुल्क के जो लोग हैं ना वो डेमोक्रेट हैं बेसिकली। जो रिपब्लिकन पार्टी वाला को आप देखिएगा ना, तो रिपब्लिकन पार्टी वाला भारत का आज के डेट में राइट विंग है, और जो डेमोक्रेट पार्टी वाला है, हम कांग्रेस नहीं कहेंगे ना, तो कमेंट बॉक्स में आप गाली दीजिएगा, तो वो एक तरह से थोड़ा सा लिबरल होता है डेमोक्रेट वाला। तो वो कहता है कि सब लोग का उतना ही हक है। राइट विंग वाला कहता है कि नहीं, नस्लवाद की बात करता है, बोलता है कि हम लोग ज़्यादा सुपीरियर रेस हैं। कोई रेस सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है दोस्त, ऐसे करोगे तो कैसे होगा। जयप्रकाश नारायण ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ पंडित नेहरू। 500 बार आपको बता के रखे हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसमें सारा आपको बता के रखे कि 1929 में पंडित नेहरू के इंसिस्टेंस पर ज्वाइन करते हैं। विच डिवीजन लाइज टू द ईस्ट ऑफ द तिरहुत डिवीजन। बहुत ही चवन्नी भर का क्वेश्चन है। ये आपका हो गया तिरहुत डिवीजन, ये आपका हो गया आपका तिरहुत डिवीजन। 6 जिला हो जाएगा, है ना। आप देखिए तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। सबसे छोटा कौन सा डिवीजन है? ये भागलपुर वाला डिवीजन, मात्र 2 जिला है, भागलपुर और बांका। कह रहा है कि इसके ईस्ट में कौन है, तो भाई सारण डिवीजन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, सारण तो इसके वेस्ट में हो गया ना। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कैसे होगा, इसको आप ईस्ट वेस्ट कहते हैं, है ना। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, है ना। तो कह रहा है कि सारण डिवीजन तो इसके वेस्ट में आ गया ना, तो देखिए ना, ये तो ये है, तो ये वेस्ट में आ गया तो हो ही नहीं सकता। दरभंगा डिवीजन, बिल्कुल ये वाला है आपका दरभंगा डिवीजन, ये आपका पड़ जाएगा इसके दाहिने में, ईस्ट में पड़ जाएगा। मगध डिवीजन, ये हो गया हम लोग वाला औरंगाबाद, रोहतास, गया, ये सब वाला, रोहतास नहीं, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये वाला हो गया। तो ये हो ही नहीं सकता, उसके ईस्ट में कहाँ पड़ रहा है। पटना डिवीजन, ये वाला हो गया बाबू, पटना वाला आपका, है ना, ये पटना। तो पटना डिवीजन कहाँ उसके ईस्ट में पड़ रहा है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। दरभंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 20 मिनट के अंदर कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साइनिंग ऑफ रोहित।